स्टूडेंट, आज हम भूगोल विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं और भूगोल विषय में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर है आपका मानव भूगोल। मानव भूगोल, प्रकृति एवं विशेषण। अब चूंकि जैसे ही नाम से वाकिफ है कि मानव भूगोल, चैप्टर का नाम ही है मानव भूगोल, यानी हम जो भूगोल का जो अध्ययन करते हैं उसमें दो शाखा है भूगोल की, एक भौतिक भूगोल, दूसरी मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के बारे में हमने पिछली क्लास में 11वीं क्लास में हम अध्ययन कर चुके हैं इसके बारे में, और अब हम मानव भूगोल, जो मानव भूगोल की दूसरी शाखा है उसके बारे में हम इस सब्जेक्ट के अंदर, इस विषय के अंदर हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि भूगोल जो शब्द है, ये भूगोल शब्द आया कहां से है, क्या है ये विषय क्षेत्र जो है ये आया कहां से, कैसे? तो ये जो भूगोल है ये सबसे पहले इस भूगोल इस विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर रहा हूं। इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले भूगोल है जो ग्रीक या यूनान के निवासी थे, उन्होंने बताया इस भूगोल के बारे में, वही इसको लेकर आए। उनके द्वारा इसको दो भागों में बांटा गया, जियो ग्राफिन। जियो और ग्राफिन, ये दो शब्दों के मेल जियो और ग्राफिन से बना है, जिसका जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिक का मतलब होता है वर्णन करना, यानी पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन जिस पुस्तक में किया जाता है उसे हम भूगोल, यानी पृथ्वी का वर्णन जिस पुस्तक के अंदर किया जा रहा है उसे हम भूगोल कहते हैं। फिर बात आती है कि भूगोल जो है, भूगोल सबका सर्वप्रथम प्रयोग, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज नामक भूगोल ने किया था। इसका सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज नामक भूगोल लेता था, उसने सबसे पहले इसका प्रयोग किया। वहीं भूगोल का जो पिता, जब दोनों भूगोल शब्द ही है, भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो करने वाला वो है इरेटोस्थनीज, और भूगोल शब्द का जो जनक या पिता जिसको बोलते हैं भूगोल शब्द का पिता है हिकेटियस। भूगोल शब्द का जो पिता है वो है आपका हिकेटियस, ठीक है। तो हिकेटियस भूगोल शब्द का पिता, और सबसे पहले प्रयोग इरेटोस्थनीज। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं कि भूगोल जो है, भूगोल की दो शाखाएं हैं, मुख्य तौर पर दो शाखाएं हैं। वह शाखाएं पहले आपकी भौतिक भूगोल, दूसरी आपकी होगी मानव। पहले आपकी है भौतिक भूगोल और दूसरी आपकी शाखा मानव भूगोल, ठीक है। अब चूंकि भौतिक भूगोल का अध्ययन हम क्लास में कर चुके हैं, भौतिक भूगोल इसका अध्ययन हमने इसका अध्ययन कर चुके हैं। फिर भी आपको नॉलेज में डाल दूं कि ये जो
भौतिक भूगोल है वह पेड़ पौधे, पहाड़, झील, नदियां, झरने, यानी धरातल पे जितने भी स्ट्रक्चर है उन स्ट्रक्चर से ये बनी हुई है। उन स्ट्रक्चर का अध्ययन जो है वह हम इस भौतिक भूगोल के अंदर करते हैं। वही मानव भूगोल में मानव क्रियाकलाप, मानव भूगोल में यहाँ अध्ययन का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? मानव क्रियाकलाप। अध्ययन का मुख्य केंद्र बिंदु आपका है मानव क्रिया क्रियाकलाप किसके? मानव भूगोल। मानव भूगोल के अध्ययन के मुख्य केंद्र बिंदु वह है मानव के द्वारा जो क्रियाकलाप किया जाता है वह। अब सबसे पहले मानव भूगोल जो है ये 18वीं सदी में इसका जन्म माना जाता है कि इसका जन्म 18वीं सदी में हुआ, 18वीं सदी में। और इसी में हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक मानव भूगोल यानी वर्तमान के दौर की जो मानव भूगोल है वो आधुनिक मानव भूगोल जो है या वर्तमान पढ़ने वाली जो भूगोल है इसके जनक आपके फ्रेडरिक रेडजेल कहां के थे? जर्मनी। फ्रेडरिक रेडजेल जर्मनी के जो थे वो आधुनिक मानव भूगोल के जनक कहलाते हैं। इनकी प्रमुख पुस्तक है एंथ्रोपो फ्रेडरिक रेडजेल इनकी प्रमुख पुस्तक है एंथ्रोपो जियोग्राफिया। जियोग्राफिया इस पुस्तक में उन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा, वैसे बहुत कुछ लिखा मानव भूगोल के बारे में, पूरी मानव भूगोल के बारे में लिखा है उन्होंने, पर मानव भूगोल की जो प्रमुख जो परिभाषा उन्होंने इस प्रकार से दी है कि मानव भूगोल मानव समाज, मानव भूगोल के बारे में उन्होंने कहा है कि मानव समाज और धरातल, मानव समाज और उसके धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन। संबंधों का अध्ययन क्या है? मानव भूगोल। यानी मानव भूगोल जो है वो मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का एक अध्ययन। किसने बताई ये बात? फ्रेडरिक रेडजेल ने। किसने बताई? एंथ्रोपो जियोग्राफिया जो उन्होंने पुस्तक लिखी उसमें अंदर इसका पूरा जिक्र किया। अब बात आती है कि फ्रेडरिक रेडजेल की एक शिष्य है। फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्य है एलन सी सैंपल।
शिष्या किसकी है? फ्रेडरिक रेडजेल की। कहां की है मोहतरमा? अमेरिका। कहां की है? अमेरिका। ठीक है, तो फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या है एलन सी सैंपल। इन्होंने मानव भूगोल के बारे में एक परिभाषा दी अपनी। इनके अनुसार मानव भूगोल मानव भूगोल मानव और अस्थायी पृथ्वी, मानव भूगोल और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों मानव भूगोल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी मानव जो भूगोल है वह मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन क्या है? मानव भूगोल। किसने परिभाषा दी है? एलन सी सैंपल ने, जो कि अमेरिका की थी और फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या थी। अब ये जितने भी ये सारे मानव भूगोल के बारे में जितने भूगोलविद आए उन्होंने अपनी परिभाषाएं जो दी है, अपने विचार व्यक्त किए हैं, इन सबको हमने विचारधाराओं का नाम दिया। ठीक है, अब हम जो इनकी विचारधाराओं का कह सकते हैं कंसेप्ट है, अवधारणा है, उसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि कौन सी विचारधारा इसके अंदर है। पहली विचारधारा जो इसके अंदर आ रही है वो आपके आ रही है नियतिवाद या निश्चयवाद। भौगोलिक विचारधारा, भौगोलिक विचारधारा, इसमें भौगोलिक विचारधारा बेसिकली है क्या? तो पृथ्वी और मनुष्य के संबंध जो है उन संबंधों के बारे में जो विचार व्यक्त किए गए हैं भूगोलविदों के द्वारा, पृथ्वी और मनुष्य के बीच के जो संबंध है उनमें जो भूगोलविदों के द्वारा विचार व्यक्त किए गए हैं वो विचार किस प्रकार से व्यक्त किए हैं, उन सबको हमने विचारधाराओं में बांट दिया है। उसमें पहला आपका आ रहा है कि नियतिवाद या निश्चयवाद। नियतिवाद या निश्चयवाद। नियति वाद या निश्चय क्या है ये? तो नियतिवाद या निश्चयवाद का कंसेप्ट ये कहता है, या उदाहरण ये कहती है कि मानव प्रकृति का दास है। मानव प्रकृति का क्या है? दास। यानी मानव प्रकृति को बताने की कोशिश कर रहा है कि मानव प्रकृति के अनुसार ही रह सकता है, अनुसार ही कार्य कर सकता है। जैसे कि जंगलों में जिस प्रकार से व्यक्ति रहता है, यानी प्रकृति के द्वारा जो वस्तु उसको मिल रही है उसी का वो सेवन कर रहा है। प्रकृति के द्वारा जो चीजें जिस प्रकार से मिल रही है उसका वो उसी प्रकार से क्या कर रहा है? सेवन कर रहा है। और ये सब जो है नियतिवाद निश्चयवाद का, नियतिवाद या निश्चयवाद का अवधारणा का अवलोकन है। उसके अलावा
ये कहता है कि चूंकि इस टाइम जो उस कंसेप्ट में यानी उस अवधारणा के समय प्रौद्योगिकी का जो स्तर था वो बिल्कुल क्या था, निम्न था। इस समय प्रौद्योगिकी नाम की कोई चीज भी नहीं थी, एक तरीके से हम कह सकते हैं। यानी जिस समय मानव प्रकृति का गुलाम था, वो गुलाम इसलिए था कि उसकी न तो सोचने या समझने की शक्ति नहीं थी उसके पास इतनी, ठीक है, और मानव इसके अधीन था, इसका गुलाम था। उसके अलावा मानव प्रकृति की पूजा करता था। मानव क्या करता था? मानव प्रकृति की पूजा करता, मानव प्रकृति की पूजा करता था। और संसाधन चूंकि उसके लिए संसाधन जो थे पूर्णतया प्रकृति प्रदत्त थे। संसाधन कैसे थे? पूर्णतया प्रकृति प्रदत्त थे और प्रकृति के द्वारा जो उपलब्ध करवाया गया उसी के ऊपर उसको निर्भर होना था। इसके ये जो अवधारणा है, इस अवधारणा के समर्थक, चूंकि ये वैसा तो नहीं है ना कि ये क्या दो भूगोलिकाओं ने इसको दे दिया तो दो ही समर्थक हुए, नहीं। इसी समर्थक और भी लोग थे और भूगोलिका थे, उसमें बहुत से नाम आते हैं, लेकिन कुछ नाम गिने चुने नाम लिख देते हैं अपन, जैसे रेडजेर, रीटर और हम्बोल्ट। क्लियर? तो ये तो आपकी भौगोलिक विचारधारा, पहले आपकी आ गई नियतिवाद या निश्चयवाद की विचारधारा। अब अगला कंसेप्ट जो आता है वो आता है आपका संभव। अगला कंसेप्ट आपका संभववाद। संभववाद मुख्यतः संभव जो विचारधारा है, इस विचारधारा के जनक के तौर पर विचारधारा जनक के तौर पर इसका पूरा नाम जो भूगोलिक हुआ है विडाल डी ला प्लांस। क्या नाम? विडाल डी ला प्लांस, ये नाम रहेगा। इसके जनक कहलाते हैं इस विचारधारा, यानी कंसेप्ट इन्होंने दिया है किसने? विडाल डी ला प्लांस ने, ठीक है। कहां के थे ये फ्रांस के थे। फ्रांस के थे, ठीक है। इन्होंने एक अपनी पूरी अवधारणा इन्होंने लिखी है, कंसेप्ट इन्होंने पूरा दिया है, पूरी परिभाषा जो इन्होंने दी है वो इस टाइप से दी है कि मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच, ये कहते हैं कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक, मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नया यानी मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार प्रदान करता है।
प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले मनुष्य के रहने वाले मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का अधिक पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। ज्ञान शामिल है, ठीक है। ये पूरी अवधारणा की कंसेप्ट किसने दी? विडाल की, लाप्लास ने, फ्रांस के थे। ये कहते हैं कि मानव भूगोल जो है वो पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, यानी पृथ्वी को जो कंट्रोल करने वाले ऐसे भौतिक नियम है, इस पर रहने वाले मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल किया जाता है। इनके अनुसार मनुष्य जिस प्रकार से नवनिश्चयवाद में मनुष्य किसका अधीन था? पृथ्वी का अधीन था। पृथ्वी जैसे थी, पृथ्वी जो उसको दे रही है उसके हिसाब से उसको गुजारा करना है। लेकिन इसके अंदर कि मनुष्य खुद को प्रकृति के अनुसार अपने को डालने की कोशिश न करके वो क्या कर रहा है कि प्रकृति का जो परिवर्तन है उसमें, कि अगर गर्मी का मौसम है तो वो चाह रहा है कि वो एसी लगाए या पंखा लगाए, ताकि जो कुदरत के द्वारा उसको जो गर्मी दी जा रही है उस गर्मी का वो मुकाबला कर सके, अपने पर्यावरण को, अपने एनवायरनमेंट, अपने वातावरण को चेंज कर सके। इस प्रकार से वो क्या कर रहा है कि मनुष्य संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से वो कुदरत को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ सके या उसको मात दे सके, ठीक है। तो अब अगली है आपकी विचारधारा, नवनिश्चयवाद विचारधारा। ये कंसेप्ट हम अगली क्लास के अंदर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में लेंगे हम, और कल वापस यही समय रहेगा हमारी क्लास का। आज के लिए